मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन एआई सेंटर बठिंडा से। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है एनवायरमेंटल टेम्परेचर का। जो आजकल की युग में, आजकल की रुत में एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और इस हाई टेम्परेचर के कारण पशुओं के ऊपर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि इसके जो दुष्प्रभाव है उसके कारण पशुओं की दूध की प्रोडक्शन कम होती है। कई बार पशुओं में अबॉर्शन होने का भय भी बन जाता है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इस हाई टेम्परेचर के कारण पशुओं के खाने पीने पे या उसकी डाइजेशन पे इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो उसमें पशुओं के शरीर के अंदर जो एनवायरमेंट्स की गर्मी घुसती है, अगर वो गर्मी बराबर से सामान्य रूप से बाहर जाती रहे तो पशु के शरीर के ऊपर उसका एनवायरमेंटल टेम्परेचर का या हीट स्ट्रेस का कोई इफेक्ट नज़र नहीं आता। लेकिन जब जितनी गर्मी एनवायरमेंटल हाई टेम्परेचर के कारण उसके शरीर के अंदर जाती है उतनी गर्मी बाहर नहीं जा पाती, तो उसके शरीर के अंदर गर्मी इकट्ठी हो जाती है जिसके दुष्प्रभाव पशु के ऊपर आते हैं। और सबसे पहला दुष्प्रभाव जो पशु के ऊपर आता है वो पशु की डाइजेशन इफ़ेक्ट होती है। और ये डाइजेशन कैसे इफ़ेक्ट होती है, जितनी पशु को एनर्जी चाहिए अपने रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए, चाहे पशु की रेस्पिरेशन का संबंध है, चाहे पशु की सर्कुलेशन का संबंध है, चाहे पशु की दूध की प्रोडक्शन का संबंध है, चाहे पशु की डाइजेशन का संबंध है, इन सभी कार्यों के लिए पशु को एनर्जी चाहिए। लेकिन ये एनर्जी पशु को कहाँ से मिलती है? जितना खाना हम पशु को उपलब्ध करवाते हैं ये सारा खाना पशु के शरीर में जाके एनर्जी पैदा करता है और ये सारी एनर्जी इन कामों के लिए पशु यूटिलाइज करता है। लेकिन जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर हाई होता है तो बहुत सारी एनर्जी जो शरीर में पैदा होती है, ये एनर्जी उस हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर को काउंटरएक्ट करने के लिए, उसको एनर्जी को कम करने के लिए ये बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, जिसके कारण जो एनर्जी जो नॉर्मल सामान्य कार्यों में यूटिलाइज होनी होती है, जैसे वे रेस्पिरेशन में या सर्कुलेशन में या दूध की प्रोडक्शन में या डाइजेशन में, वो एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो सबसे पहली बात जो आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहला दुष्प्रभाव पशु की डाइजेशन पे पड़ता है। क्यों? डाइजेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए पशु को उतनी एनर्जी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिसके कारण पशु की जो डाइजेशन है वो थोड़ी सी कम होती है। जब डाइजेशन कम होती है तो पशु के शरीर पेट के भीतर खाना इकट्ठा हो जाता है और पशु को भूख कम लगने लगती है। तो सबसे पहला प्रभाव जो आता है, पशु में जो खाने की जो चेष्टा है, जो खाने की तमन्ना है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको पशु को खाने के लिए, उसको डाइजेशन के लिए उतनी एनर्जी मिल नहीं पाती जितनी उसको मिलनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर हाई होता है तो उस एनवायरमेंटल टेम्परेचर हाई को काउंटरएक्ट करने के लिए पशु पेंटिंग, अपना मुंह खोल के या ओपन माउथ ब्रीदिंग करता है, जिसके कारण उसका मुंह खुला रहता है और उसकी जीभा बाहर निकल जाती है। और इसका अल्टीमेट संबंध किस बात से है? जो पशु के मुंह के अंदर लालें पैदा होती हैं, जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, ये सलाइवा जो मुंह के भीतर पैदा होता है, जीभ के ऊपर जब पशु जीभ निकाल के सांस लेता है तो ये सलाइवा हवा में इवेपोरेट करता है। जब हवा में सलाइवा इवेपोरेट करता है तो शरीर का तापमान गिरता है, जिससे उसकी काफ़ी एनर्जी बच जाती है। वो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए उसका काफ़ी तापमान शरीर का गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, पशु का जितना सैलिवेशन, जितना सलाइवा पशु के शरीर के भीतर पैदा होता है, नॉर्मली हम मानते हैं कि जो 40 से 50 लीटर सलाइवा एक दिन में पशु के मुंह के भीतर से पैदा होता है। और इस सलाइवा का काम क्या है? पशु का जो पशु खुराक खाता है, जो खाना खाता है, उस खाने को गीला करना, और गीले खाने की डाइजेशन हमेशा ही ज़्यादा होती है। लेकिन गर्मी के दिनों में जब ये सलाइवा उसकी जीभा से इवेपोरेट हो जाता है तो सलाइवा की क्वांटिटी जो खाने को गीला करने के लिए यूज़ होती है वो क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे खाना अच्छी तरह से गीला नहीं हो पाता। जब खाना अच्छी तरह से गीला नहीं होगा तो उसकी डाइजेशन हमेशा कम होगी।
ये दूसरा कारण है, खाने की प्रॉपर से मॉइस्चराइजेशन ना होने के कारण खाने की डाइजेशन कम होती है और पशु को भूख कम लगती है। तीसरी बात क्या आती है, जो सलाइवा पशु पैदा करता है इसकी जो नेचर है इट इज़ अल्कलाइन नेचर, इसमें कशारियापन ज़्यादा होता है, इसमें मीठा सोडा की मात्रा काफ़ी होती है। लेकिन जो पशु का पहला मैदा है, इस जुगाली करने वाले पशु के 4 मैदे होते हैं। जो सबसे पहला मैदा है जिसको हम लोग र्यूमन बोलते हैं, इसकी जो पीएच है इट इज़ ऑलवेज ऑन दी स्लाइटली एसिडिक साइड, इसमें थोड़ा सा तेजाबीपन ज़्यादा होता है। इसकी नॉर्मल पीएच 6.2 से 6.8 तक या 7 तक रेंज करती है। लेकिन गर्मी के दिनों में जब मुंह के भीतर से सलाइवा इवेपोरेट हो जाता है तो जो सलाइवा पशु के खाने के साथ उसके र्यूमन में जाना चाहिए, और जो र्यूमन में जो एसिडिटी मेंटेन होती है काफ़ी हद तक रोल सलाइवा का होता है। लेकिन जब सलाइवा का जो अल्कलाइन मीडिया है उसके पेट के भीतर कम जाता है या र्यूमन के भीतर कम जाता है तो उसमें र्यूमन की पीएच स्लाइटली उसका शिफ्ट एसिडिक साइड पे ज़्यादा हो जाता है। जब पशु के र्यूमन के भीतर एसिडिक साइड पे पीएच ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है तो भी उसको भूख की व्यवस्था थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इन कारणों से हम देखते हैं कि पशु का खाने का गीला कम होना, पशु की एनर्जी डाइजेशन के लिए कम अवेलेबल होना और पशु के भीतर जो थोड़ा सा र्यूमन की पीएच है थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक साइड पे शिफ्ट कर जाना है, इन सभी कारणों से पशु को भूख तकरीबन बहुत कम लगती है। और अगली बात जो हमने देखी है, जो गर्मी के दिनों में जो र्यूमन का माइक्रोफ्लोरा है, जो र्यूमन के भीतर जो बैक्टीरिया हैं जो खाने की डाइजेशन में मदद करते हैं या खाने की फर्मेंटेशन में मदद करते हैं, उनकी मात्रा भी गर्मी के दिनों में थोड़ी सी कम हो जाती है। जब र्यूमन के भीतर माइक्रोफ्लोरा कम हो जाता है तो भी र्यूमन की फर्मेंटेशन और कम हो जाती है। जब र्यूमन की फर्मेंटेशन कम हो जाती है माइक्रोफ्लोरा की कमी के कारण, तो भी पशु को भूख और भी कम लगने लगती है। लेकिन इसके एडिशनल जो आगे की बात है, पशुओं में गर्मी के दिनों में हम लोगों को 24 घंटे पानी पिलाते रहना चाहिए, क्योंकि पशु के शरीर में सलाइवा का इवेपोरेशन भी लगातार होता रहता है। और पशु को अगर हम लोग 24 घंटे पानी नहीं पिलाएंगे तो उसमें पशु को डिहाइड्रेशन भी होने की संभावना बनी रहती है। अगर पशु के शरीर में डिहाइड्रेशन होती रहेगी तो हमने देखा कि जो इंटेस्टाइन के भीतर जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, पशु के आंतरों के भीतर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मल होते हैं लेकिन इन्फेक्शन काज नहीं करते। लेकिन गर्मी के दिनों में जब पशु के भीतर शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, शरीर की एनर्जी कम होने से पशु को जो बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। जब पशु के भीतर से शरीर के भीतर से बीमारियों के लड़ने की ताकत कम हो जाती है तो आंतरों के भीतर जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बढ़ने लगती है। अगर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बढ़ने लगती है तो उसमें कई बार लूज मोशन की प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, जिसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं और एंटेरिक इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब एंटेरिक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो तो उसमें साथ में टेम्परेचर भी आने लगता है। और कई बार हम लोगों ने देखा है गर्मी के दिनों में इस लूज मोशंस के साथ साथ पशु के खून में, पशु के लूज मोशन के साथ कई बार ब्लड भी आने लग जाता है, लेकिन डिहाइड्रेशन की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है उसमें डिहाइड्रेशन की समस्या के कारण कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती है। लेकिन अगर बड़े पशुओं की बात की जाए, लार्ज एनिमल्स में भी कई बार ऐसा देखा गया है, अगर पेट के भीतर कुछ ऐसे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जो शरीर के भीतर टॉक्सिन्स पैदा करते हैं या शरीर के भीतर सेप्टिसीमिया जैसी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, तो उसमें भी कई बार डेथ होने के आसार बन जाते हैं। इसलिए सभी किसान भाइयों से हम ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों ने पशुओं को रखा है वहाँ पे टेम्परेचर को कम से कम रखने की कोशिश करें, जिसके कारण खुला वातावरण रखना, जिसको हम क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। या हम लोग वहाँ पे कूलर्स का बंदोबस्त भी कर सकते हैं ताकि पशुओं के इर्द गिर्द जो तापमान है थोड़ा सा कम रहे। लेकिन आजकल जब हमारे एनवायरनमेंट्स में मॉइस्चर परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, केवल हॉट वेव्स हैं,
उसमें हम लोग फॉगर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी इसमें अत्यंत अच्छा माना गया है। अगर हम लोग ऐसे बंदोबस्त करेंगे तो पशुओं के जो आसपास का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और थर्मल स्ट्रेस पशुओं पे कम से कम आएगा, और हम पशुओं को कम से कम उसके डाइजेशन से और उसके साथ ही उसकी दूध प्रोडक्शन से पशुओं को हम लोग बचा के रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ना एक क्वेश्चन पुट करना चाहते हाँ हैं डाइजेशन के रिलेटेड। जैसे इन दिनों में आकर गर्मियों के दिनों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इन दिनों में आकर जो हमारे एनिमल्स है वो अपना ड्राई मैटर इनटेक कम कर देते हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है? हाँ प्यारे किसान भाइयों, जहाँ तक इस बात का ताल्लुकात है, जब हीट स्ट्रेस बढ़ता है या थर्मल स्ट्रेस बढ़ता है, जिसको आप लोग समर स्ट्रेस भी बोल देते हो, तो उसमें पशुओं का खान पीन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि खान पीन के कम होने का कारण क्या है, एक तो पशु की एनर्जी ज़्यादा थर्मल स्ट्रेस पे या थर्मल स्ट्रेस को काउंटरएक्ट करने के लिए यूज़ हो जाती है, जिसके कारण जो पशु को एनर्जी की अवेलेबिलिटी है वो डाइजेशन के लिए कम उसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो दूसरी बात उसमें मैंने आपको बताया था, जब उसको थर्मल इसको एनर्जी डाइजेशन के लिए कम मिलती है तो पशु को भूख थोड़ी सी कम लगती है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि जो र्यूमन का माइक्रोफ्लोरा है, जो पशु के र्यूमन के भीतर जो बैक्टीरिया हैं, जो पशु के दोस्त माने गए हैं, जो पशु के डाइजेशन में या फर्मेंटेशन में मदद करते हैं, उसकी भी संख्या कम हो जाती है। तो इस कारण गर्मियों में अगर हम लोग पशुओं को लाइव यीस्ट कल्चर 50 ग्राम डेली या एक दिन छोड़ के देते रहेंगे तो र्यूमन माइक्रोफ्लोरा एक्टिव रहता है और पशुओं की भूख थोड़ी सी बनी रहती है, बराबर बरकरार रहती है। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी, नॉर्मल जो र्यूमन की पीएच है, इसका जो लेवल है 6.2 से 7 होता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये टुवर्ड्स एसिडिक साइड थोड़ी सी फॉल करती है। अगर ये टुवर्ड्स एसिडिक साइड फॉल करती है क्योंकि पशु का जो सलाइवा है जो बिल्कुल अल्कलाइन नेचर में है, वो सलाइवा खाने के साथ मिक्स नहीं हो पाता, तो अगर हम लोग थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब पशु को ओरली देते रहें डेली या एक दिन छोड़ के, तो उसमें जो र्यूमन की जो एसिडिक पीएच जितनी हम लोगों को चाहिए वो नॉर्मल मेंटेन रहती है और पशुओं की भूख भी बनी रहती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में हम सभी ये किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि लाइव यीस्ट कल्चर का और सोडा बाइकार्ब का रेगुलर यूज़ डेली करते रहें, तो उसमें पशुओं की भूख थोड़ी सी बरकरार रहती है। और तीसरी बात जो हम आपको हमेशा ही कहते आए हैं कि हीट स्ट्रेस को आप लोगों को कम से कम करना होगा, आप लोगों को अच्छी वेंटिलेशन साथ में देनी होगी, उसमें आप लोगों को जो आप लोगों के कूलर्स हैं उसका यूज़ भी करना होगा, और साथ में पशुओं को दिन में 1-2 बार नहलाना भी होगा, और 24 घंटे पशु को फ्रेश पानी की सप्लाई भी अवेलेबल करवानी होगी, ताकि पशु जब चाहें अपनी मर्जी से पानी का यूज़ करते रहें और उसमें डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो। और गर्मियों के दिनों में, स्पेशली आजकल के दिनों में, मैंने जैसे पहले भी बताया था, आप लोग फॉगर्स या स्प्रेयर्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हवा में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होती, और इस फॉगर्स को या स्प्रेयर्स को यूज़ करने में पशु को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, और उसमें उसके आसपास के जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, उसके शेड का जो टेम्परेचर है बरकरार रहता है, उसमें हीट स्ट्रेस कम से कम होने की संभावनाएं हो जाती हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे गर्मियों के दिनों में हम जानवरों के फीड में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई फॉडर की जगह ग्रीन फॉडर का यूज़ ज़्यादा कर दें, जिससे जानवर ज़्यादा भी खाता है, तो हम लोग किस प्रोपोर्शन में चेंजेस कर सकते हैं, उससे हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा? हाँ, ये किसान भाइयों बहुत काम की बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गर्मियों के दिनों में क्योंकि पशु का खाना तो हमेशा कम होता है, थोड़ा बहुत इफेक्टेड ज़रूर होता है, चाहे हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन खाने की हमेशा कमी पशु को हमेशा रहती है, पशु हमेशा खाना कम ही खाता है। लेकिन हम बार बार हमेशा बोलते हैं कि आम तौर पे जो तूड़ी का हम लोग यूज़ करते हैं, तूड़ी बिल्कुल ड्राई पाउडर है, फाइबर फूड है, उसको डाइजेशन के लिए तूड़ी को हम लोगों को मुंह में गीला करना पड़ता है। और लेकिन गर्मी के दिनों में जब पशु का सलाइवा सैलिवेशन ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है, खाना कम गीला होता है, और अगर तूड़ी कम गीली होगी तो उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में अगर आप लोग तूड़ी की व्यवस्था थोड़ी सी कम कर दोगे, 50% भी कर दोगे, और उसकी बजाय आप लोग हरा चारा इंक्रीज़ कर दोगे जिसमें पानी की परसेंटेज ज़्यादा है,
तो उसमें पशु के शरीर के भीतर एक तो हाइड्रेशन थेरेपी बनी रहेगी, और दूसरा वो पशु का जो हरा चारा थोड़ा सा लाइट है, पशु को डाइजेशन करने में थोड़ी सी ज़्यादा मदद करता है, उसकी डाइजेशन हमेशा ही बेहतर होती है। इसलिए अगर आप लोग ड्राई फॉडर के बजाय हरा चारे को इंक्रीज़ कर दोगे तो उसमें हमेशा ही आप लोगों को बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक जो हरे चारे का सवाल है, नॉर्मली हम लोग पशुओं को हरा चारा सुबह और शाम 2 टाइम वक्त देते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में पशु को हरा चारा हम लोगों को 2 वक्त के बजाय 3 वक्त अगर देंगे, सुबह सुबह ठंड के वक्त जब हीट का अभी प्रकोप शुरू नहीं होता उस वक्त, दोपहर के वक्त और एक बार शाम के वक्त, 3 बार अगर हम लोग हरा चारा देंगे तो उसमें आप लोगों को हमेशा ही बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। और हमने बहुत सारे डेयरी फार्म्स में देखा है उसके बेहतर रिज़ल्ट पाए भी जाते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था, जैसे इन दिनों में गर्मी ज़्यादा होने के कारण दूध की कैपेसिटी एनिमल की कम हो जाती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एनिमल को कम फीड देके दूध की प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं सर? हाँ देखो भाई, किसान भाइयों, ऐसा भी होता है। देखो नॉर्मली गर्मी के दिनों में जब हीट स्ट्रेस के कारण या थर्मल स्ट्रेस के कारण पशुओं के खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जो स्वाभाविक है। चाहे हम लोग उसको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स जैसे वैसे मैंने आपको पहले बताया है उसको देके हम लोग खाने की जो उसकी डाइट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग 100% कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन जो सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा होता है वो दूध की प्रोडक्शन को मेंटेन करने का होता है। चाहे हम लोग इसमें जितने भी उपाय कर लें, फिर भी पशुओं में दूध की प्रोडक्शन हमेशा अफेक्टेड रहती है, क्योंकि एक तो जो गर्मी का स्ट्रेस है, जितनी उसको एनर्जी दूध की प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो पशु को खाने से मिलती है वो थर्मल स्ट्रेस को काउंटरएक्ट करने के लिए यूज़ हो जाती है, जिसमें दूध की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली फॉल करती है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि उसमें पशु के खाने पीने की व्यवस्था भी कम हो जाती है, जिसका भी दुष्प्रभाव पशु की दूध की प्रोडक्शन पे पड़ता है। लेकिन जहाँ तक दूध की प्रोडक्शन को मेंटेन करने का सवाल है, जब हम लोगों को ये पता है कि गर्मी के दिनों में पशु का राशन खाना पीना थोड़ा सा कम हो जाएगा, चाहे हम लोग इसको मेंटेन करने की कोशिश भी करें तो भी हम लोगों की प्राय टेंडेंसी क्या रहती है, हम डेयरी फार्मर्स को क्या एडवाइस करते हैं कि जो खाना आप लोग, जो कंसंट्रेट फीड आप लोग पशुओं को दे रहे हैं, उसमें हम लोग प्रोटीन्स की मात्रा को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे अगर आप लोगों को पहले दूध की प्रोडक्शन 20% प्रोटीन्स के साथ मेंटेन हो रही है, हम लोग ऐसा कंसंट्रेट फीड देने की कोशिश करते हैं जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा 22 या 24% हो। तो उसमें अगर पशु थोड़ा सा खाना कम भी खा लेगा, लेकिन उसको उसके कम खाने में भी प्रोटीन्स की मात्रा उतनी मिल जाएगी जितनी उसकी दूध की प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। इसलिए अगर आप लोग पशुओं को ऐसा खाना देने की सुविधा दोगे जिसमें क्वालिटी की बात आ जाती है, क्वांटिटी की बात नहीं आती। अगर हम लोग पशु की क्वांटिटी को कम कर देंगे लेकिन उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन के परसेंटेज के तौर पे, तो उसमें पशु के दूध की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक मेंटेन हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि उसमें 100% मेंटेन हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम लोग पशु के खाने की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे तो उसमें दूध की प्रोडक्शन भी मेंटेन हो जाती है। और दूसरी बात, गर्मी के दिनों में कुछ एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए जिससे पशु का जो भीतरी तापमान है वो मेंटेन रहे, उसके अंदर से शरीर की गर्मी कम होती रहे। और हमने देखा है कि हम लोग जब डेयरी फार्म के पशुओं को रात को जौ वगैरह भिगो के रख देते हैं कच्चे घड़े के भीतर, पाइया या 1.5 पा जौ को भिगो के 20 लीटर पानी में रख देते हैं और सुबह उठकर पशुओं को वो पानी पिलाते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि पशुओं को जो हाँफने की प्रक्रिया है वो काफ़ी कम रहती है। उसमें पशु काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक पाए जाते हैं, उसमें गर्मी का जो दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है वो काफ़ी कम रहता है। आप लोग भी अपने पशुओं के ऊपर ऐसी व्यवस्था कर पाते हो, अगर करोगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों को इसमें काफ़ी सफलता हासिल होगी, काफ़ी उसमें हीट एनर्जी जो है उसको पशु को फेस करने की, पशु को ताकत अंदर से मिल जाएगी। तो आप लोग भी ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करो तो आप लोगों को कामयाबी मिल जाएगी। थैंक यू बेटे।